गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में बीए फर्स्ट ईयर की आपकी कक्षा थी लास्ट, और उसमें हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे। और डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र जो है उसका अर्थ परिभाषा ये हमने पढ़ लिया था, उसके विशेषताएं हमने पढ़ी थी, और लोकतंत्र के गुण दोष लास्ट कक्षा में हमने पढ़े थे। और लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं, अवरोध, रुकावटें क्या है, क्या क्या समस्याएं, इन सब का हमने अध्ययन पिछली कक्षा में किया था। तो देखिए, आपके लोकतंत्र का प्रश्न जो है इस प्रकार से आता है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र के गुण और दोष बताइए और इसके मार्ग में आने वाली रुकावटें बताइए। तो कई बार इस प्रकार से आता है, और कई बार आपके 2 नंबर 5 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है कि लोकतंत्र के जो है सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, कि लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सफलता पूर्वक जो है कार्य कर सकता है, इसके लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं उनका वर्णन आप कीजिए। तो इसमें कई बार 20 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है। तो देखिए, उसके लिए जो है हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। आज इस कक्षा में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जैसे कि हम देखते हैं कि यूरोप के देशों में जो है प्रथम महायुद्ध के बाद में भी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चरमरा सी गई थी और इसका पतन होने लग गया था। इसी प्रकार से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के दूसरे महायुद्ध के बाद में 1945 के बाद में जब नव स्वतंत्र देश आजाद हुए, तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नवीन स्वतंत्र जो राष्ट्र जो स्थापित हुए, हम उनमें भी देखते हैं किस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का हम पतन देखते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जो इन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था धीरे धीरे पतन की ओर जो है जा रही है। तो हम इसका प्रमुख कारण देखते हैं कि इसके लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र जो है भली भांति के साथ में सफलतापूर्वक जो है संचालित हो सके। तो हम देखिए, जिस प्रकार से हम प्रथम महायुद्ध के बाद में यूरोप के अनेक राज्यों में देखते हैं किस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सफल हो गई और उसका स्थान तानाशाही ने ले लिया। तो देखिए, हम देखते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें, लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें। तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार हैं। तो देखिए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित है। तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए जो परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है शांति तथा व्यवस्था का मौजूद होना। तो देखिए, पहली जो आवश्यक शर्त है वो है शांति तथा व्यवस्था का मौजूद होना। तो देखिए, पहली शर्त है शांति तथा व्यवस्था का
शांति तथा व्यवस्था का मौजूद होना। शांति तथा व्यवस्था का मौजूद होना। तो देखिए हम देखते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो। तो देखिए लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए पहली शर्त यह है कि आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो। के लिए पहली शर्त है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो। देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो तथा युद्ध व बाहरी आक्रमण, युद्ध तथा बाहरी आक्रमण, युद्ध तथा बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। देखिए बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो, बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है तथा व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का पूर्णतः उपभोग कर सकता है। तो देखिए पहली जो शर्त है वो ये है कि शांति तथा व्यवस्था का मौजूद होना। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए पहली आवश्यक शर्त है कि देश की आंतरिक व्यवस्था में शांति और व्यवस्था बनी रहे और देश में युद्ध और बाहरी आक्रमण का भय जो है नहीं बना रहे। क्योंकि यदि देश में हमेशा युद्ध और बाह्य आक्रमणों का भय बना रहेगा तो व्यक्ति जो है हमेशा ही जो है अशांति का माहौल रहेगा और उसमें हम देखते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण भी हो जाता है। ऐसे समय में, आपात स्थिति में, तो यदि शांति और व्यवस्था मौजूद रहेगी तो सत्ता का स्वरूप हमें विकेंद्रीकृत दिखाई देगा। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होगा, सत्ता विकेंद्रीकृत होगी और व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता का पूर्णतः उपभोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगली जो शर्त है वो यह है कि सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का होना। तो देखिए सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का होना, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का होना, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का होना। तो देखिए लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है, लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत हो।
देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत हो। तो देखिए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत हो। तो देखिए, यदि राष्ट्र में अर्थव्यवस्था जो है औद्योगिक संकट से गुजरेगी, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है उस राज्य में औद्योगिक अशांति पैदा होगी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। तो देखिए, हम देखते हैं कि यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संकट आ जाता है तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार चरमरा जाती है, लड़खड़ा जाती है। और देश में जैसे कि प्रथम महायुद्ध के बाद में जर्मनी और इटली का हमने जो हाल देखा, किस प्रकार से प्रथम महायुद्ध के बाद में जर्मनी और इटली की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, लड़खड़ा गई थी। और उन देशों में क्या स्थिति जो है हमें देखने को मिली। तो उदाहरण के लिए हम इटली और जर्मनी का उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देश में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ और मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए। अगली हम देखते हैं आवश्यकता क्या है। अगली आवश्यकता है आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए। तो देखिए, आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए। आर्थिक समानता की स्थापना, आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए। आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए। तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली होने से भी अधिक यह अति आवश्यक है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो। अति आवश्यक है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो। गरीबी और अमीरी के बीच की खाई, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई चौड़ी ना हो। गरीबी और अमीरी के बीच की खाई चौड़ी ना हो। तो देखिए, जरूरी है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने से भी ये सबसे महत्वपूर्ण है कि देश में आर्थिक समानता स्थापित हो। अर्थात देश में हम देखते हैं किस प्रकार से जो है गरीबी और अमीरी के बीच जो विभाजन की रेखा इतनी ज्यादा नहीं हो कि एक तबका तो बहुत ही ज्यादा संपन्न और धनाढ्य हो और दूसरा व्यक्ति उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो। तो ऐसी देश में स्थिति नहीं होनी चाहिए कि इस प्रकार हम देखते हैं आर्थिक समानता, जैसे कि गरीबी का जो न्यूनतम स्तर है वो न्यूनतम जीवन रेखा हम कहते हैं, जैसे उसके लिए सरकार को जो है निरंतर प्रयास करने चाहिए कि कोई भी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन न कर सके। तो इसलिए गरीबी और अमीरी के बीच की खाई जो है ज्यादा चौड़ी ना हो, इसका भी जो है सरकार को
शासन व्यवस्था को पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। अगली आवश्यकता है सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। तो देखिए, सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय की स्थापना, सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच के लिए यह जरूरी है, यह जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों के बीच धर्म जाति, धर्म जाति नस्ल, धर्म जाति नस्ल रंग वर्ग संप्रदाय, धर्म जाति नस्ल रंग वर्ग संप्रदाय, संप्रदाय भाषा लिंग, भाषा लिंग जन्म स्थान, जन्म स्थान आदि के आधार पर, आदि के आधार पर, आदि के आधार पर किसी भी तरह का, किसी भी तरह का कोई भेदभाव, किसी भी तरह का कोई भेदभाव, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब है कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों के बीच धर्म जाति नस्ल रंग वर्ग संप्रदाय भाषा लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी तरह का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम ये बात स्पष्ट रूप से समझते हैं कि सरकार के द्वारा जो सरकार नौकरियां निकालती है और सरकार किस प्रकार से जो है पुरस्कार सम्मान देती है, या सरकार में हम देखते हैं किस प्रकार से इलेक्शंस होते हैं और भी जो है कई सरकार के महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनमें किसी भी रूप में व्यक्तियों के बीच में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय। तो देखिए, इसमें व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को अवसर की समानता व्याप्त होनी चाहिए और सभी अपनी योग्यता के आधार पर अवसर की समानता के साथ में जो है नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं और भी पुरस्कार या लाभ जो भी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं तो वो भी सब जो है अवसर की समानता के आधार पर ही दिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय में हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार से जो है किसी को कोई भी कानूनी संरक्षण नहीं देना चाहिए और सभी जो है विधि के समक्ष सभी समान हैं। तो देखिए, कानून के सामने, कानून के समक्ष, कानून के समक्ष सभी समान हैं, सभी समान हैं और किसी को भी जो है इस आधार पर कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।
तो इसमें हम विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं और विधि के सामने किसी भी प्रकार को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी कानूनी संरक्षण नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से अपराधी, जिस भी व्यक्ति ने अपराध किया है उसको उसी के अनुसार जो है दंड दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होगा। अगली जो आवश्यकता है वो है शिक्षित व जागरूक जनता। तो देखिए, अगली जो आवश्यकता है वो है शिक्षित व जागरूक जनता। देखिए, अगला आवश्यकता है शिक्षित व जागरूक जनता। शिक्षित व जागरूक जनता। तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना, जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं को समझ सकती है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्या को समझ सकती है तथा स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकती है। तो देखिए, शिक्षित जनता होगी तो ही क्या होगा, लोकतंत्र की समस्याएं समझेगी, उसके समाधान के लिए प्रयास करेगी और स्वस्थ जनमत जो है वो शिक्षित जनता के द्वारा ही निर्मित हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वस्थ जनमत के निर्माण में शिक्षित व जागरूक जनता की अहम भूमिका होती है। तो इससे लोकतंत्र की रक्षा होती है और वो सफलतापूर्वक कार्य करता है। अगला है जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन। तो देखिए, जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन। तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है
आवश्यक है कि सफलता के लिए आवश्यक है कि जनमत निर्माण के साधन भी के लिए यह आवश्यक है कि जनमत निर्माण के साधन भी क्या हो, स्वतंत्र हो। जनमत निर्माण के साधन भी स्वतंत्र हो। जनमत निर्माण के साधन भी स्वतंत्र हो। इसका अर्थ है प्रेस, इसका अर्थ है प्रेस, रेडियो, साहित्य, प्रेस, रेडियो, साहित्य, सिनेमा, दूरदर्शन आदि संचार के साधनों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो देखिए, स्वस्थ जनमत तभी निर्मित हो सकता है जब जनमत निर्माण के साधन क्या हो, स्वतंत्र हो। क्योंकि हम अधिनायक तंत्र में देखते हैं कि वहां पर प्रेस, मीडिया सरकारी नियंत्रण में होती है, और वहां पर किस प्रकार से हम देखते हैं तानाशाही शासन में वहां पर व्यक्तियों को स्वतंत्रता भी नहीं मिलती, केवल दिखावे के लिए राज्य स्वतंत्रता की बात करता है। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि जड़ में हमें वहां पर किसी भी तरह का कोई स्वतंत्रता, कोई अधिकार नहीं होते हैं, और वहां पर मीडिया, प्रेस पर भी सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होता है। लेकिन लोकतंत्र में हम देखते हैं कि प्रेस, मीडिया, साहित्य, दूरदर्शन, इन सभी संचार के साधनों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता, और स्वतंत्र रूप से जो है ये संचार के साधन अपना कार्य करते हैं, और ये स्वस्थ जनमत के निर्माण में ये संचार के साधन बहुत ही सहायक होते हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं अगली जो है किस आवश्यकता है, नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। तो देखिए, अगली सफलता के लिए आवश्यक शर्त है नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। तो देखिए, नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। तो देखिए, लोकतंत्र में हम देखते हैं कि जब समाज में नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, तो उसमें लोकतंत्र हमें सफलतापूर्वक कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए, नागरिकों का नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र, नागरिकों का नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र का होना लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक है। तो देखिए, हम देखते हैं कि नागरिकों का चरित्र नैतिक होना चाहिए, और वहां पर जहां
नागरिकों का चरित्र नैतिक रूप से हम श्रेष्ठ दिखाई देता है जिस शासन व्यवस्था में, तो हम देखते हैं वहां पर जनता जो होती है या लोकतंत्र सफलतापूर्वक जो है कार्य करते हैं। लोकतंत्र सफलता से कार्य करता है और नागरिक ऐसी परिस्थिति में अपने अधिकार और कर्तव्यों का जो है उपभोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का राष्ट्रीय चरित्र का होना और नैतिक चरित्र का होना भी बहुत ही आवश्यक शर्त है।